बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ सियासी दर्जा हरारत कम होने में नहीं आ रहा, लेकिन मौसम की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। पंजाब की बात की जाए तो स्मोक का मामला हुकूमत के काबू से बाहर है। हुकूमत ने की पाबंदियां लगाने की कोशिश की है, जिस पर अमल दरामद शायद शहरियों के बस की बात नहीं, क्योंकि लोगों ने बाहर निकलना है, उन्होंने मेहनत मजदूरी करनी है, उन्होंने अपने काम पे जाना है। सो जो लॉकडाउन है वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, उस हवाले से माहिरीन की आरा आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। स्मोक की वजह क्या है, अब स्मोक के साथ साथ फॉग जो है, धुंध, वो भी शुरू हो गया मामला, तो उससे ये मामला मज़ीद गंभीर होगा या नहीं। और मरियम बीबी जो हैं, उनकी बात आपने सुनी, वो कह रही हैं जी कि मैं पंजाब में जो सीएम है इंडियन पंजाब के, उनको ख़त लिखूंगी और उनको कहूंगी कि ये जो मामला है इस पर मिल के हमें डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। और आपने सीएम जो इंडियन साइड के, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं जी, दिल्ली वाले उठते हैं वो भी कहते हैं कि हमारी हवा जो है वो आलूदगी फैला रही है, और अब लाहौर वाले भी कह रहे हैं, और वहाँ की जो सीएम है वो भी हमें ख़त लिखना चाहती हैं। तो लगता है कि हमारा ही धुआं जो चारों तरफ चल रहा है। तो ये भी माहिरीन से पूछेंगे कि कितना बड़ा ये मसला है, और जो बॉर्डर्स के पार से आने वाली फ़िज़ा है वो मामला है। जो टेक्निकल रिपोर्ट सामने है, अगर उसकी कुछ बात कर लें और कुछ आदाद शुमार भी आपके सामने रखें। 5 मिलियन तो सिर्फ लाहौर में मोटर बाइक्स हैं, और लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिटनेस का। वो सर्टिफिकेट ये गाड़ियां कैसे हासिल करती हैं, कैसे नहीं करती, इस हवाले से शायद पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। जो टेक्निकल रिपोर्ट अर्बन यूनिट की वो ये कहती है कि 83% ये जो आलूदगी का मामला है ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की नाकामी है। और इस महकमाती नाकामी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी, कैसे इस मामले को सीधा किया जा सकता है। जब तक अवाम ताउन नहीं करेंगे तब तक ये मामला सीधा नहीं होगा। कुछ इसकी बात करेंगे। और दूसरा जो मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, वीपीएन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वीपीएन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जब ट्विटर जैसी वेबसाइट्स किसी मुल्क में बंद कर दी जाती हैं तो फिर लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, और जो हुकूमत ट्विटर पे पाबंदी लगाती है वो खुद भी वीपीएन का इस्तेमाल करती है अल्लाह के फजल से। लेकिन अब पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने एक नया शोशा छोड़ा है। वो कहते हैं हमारे पास वीपीएन भी रजिस्टर करा लें। कैसे रजिस्टर करा लें, और गैर अखलाकी मवाद तक रसाई के लिए वीपीएन इस्तेमाल होते हैं, ये भी कह रही है पीटीए भी और एफआईए भी और हुकूमत भी। तो जनाब, जब वीपीएन का लोगों को मालूम भी नहीं था, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब भी पाकिस्तान में गैर अखलाकी वेबसाइट्स को रसाई करने वाले अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा होती थी। अगर 2 दिहाइयाँ 3 दिहाइयाँ पीछे भी चले जाएँ तो आदाद शुमार अल्लाह के फजल से आपको यही बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स को पाकिस्तानी एक्सेस करते हैं। तो बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और करने की कोशिश हो रही है, जवाज़ इसको बनाया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उन्होंने भी कहा कि हम भी अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है माशाल्लाह। तो अब ज़रा इस मामले का हल क्या है, और ये जो बंदिश है ये कैसे रियासत मुखालिफ बयानिए को रोकने में कामयाब हुई है, नहीं हुई है। जो इंसानी हुकूक पर बात करने वाले अफराद हैं वो समझते हैं कि हुकूमत इस तरह के हथकंडे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है आवाज़ों को दबाने के लिए, और इससे रियासत का या हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये भी प्रोग्राम में हम आज इस पर बात करेंगे जी। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इंसानी हुकूक की एक बड़ी आवाज़ जिब्रान नासिर साहब, और हमें ज्वाइन करें कमल चीमा साहिबा जो कि IT एक्सपर्ट है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जो डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के और जो माहिरीन हैं माहौलियात के, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जिब्रान, बहुत शुक्रिया कमल, आपने हमें वक्त दिया। कमल, वीपीएन के ऊपर जो पाबंदी लगाने की और क्रैकडाउन होने की बात हो रही है, पहले तो ये बताइए कि ज़ाहिर है वीपीएन सभी को मालूम है कि पाबंदियों से बचने का एक रास्ता है, सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जिनसे बचना चाहते हैं लोग जो वीपीएन इस्तेमाल करें, पीटीए उन्हीं को कह रहा है कि आओ हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाओ। तो ये एक मजाक है या कुछ संजीदा बात लगती है आपको? देखिए, वीपीएन इसलिए यूज होता है कि आपकी एक तो आइडेंटिटी मास्क हो जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। दूसरा जो है, ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाती है। ये नहीं पता, कोई देख नहीं सकता कि देखिए अगर आप वीपीएन के बगैर जो है वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पैकेट्स क्या हैं, आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा, वो देख सकते हैं। मगर जब आप वीपीएन यूज करना शुरू कर देते हैं, ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाती है। तीसरा वीपीएन का यही यूज होता है कि अगर आपके मुल्क में कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लॉक्ड है, तो जब आप वीपीएन यूज करते हैं और किसी और मुल्क के सर्वर के थ्रू आते हैं, तो जो आपके अपने मुल्क की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप बाईपास कर देते हैं। तो ये वीपीएन का जो है वो
इस वजह से वीपीएन यूज किया जाता है। वीपीएन बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो रिमोट वर्कर्स हैं वो वीपीएन यूज करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, जो कि बाहर है कोई भी कंपनी, वो इंटरनेट पे अपनी ट्रैफिक नहीं आने देती। उनका अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो उस जो एम्प्लॉई है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो वीपीएन के थ्रू उस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करता है। अच्छा, अब क्या है कि जब आप कहते हैं जी सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन होने चाहिए, तो उसमें ये खदशा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने रिमोट वर्कर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है या फ्रीलांसर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, पाकिस्तान उनके लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि वो अपने वीपीएन पाकिस्तान में रजिस्टर कराएं। विच मीन्स कि वो फिर पाकिस्तान से लोगों को हायर ही नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान से रिमोट वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे, फ्रीलांसर्स को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना वीपीएन रजिस्टर कराने की जो फ्रिक्शन है उसको वो नहीं, दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट, दे डोंट वांट टू गेट देयर वीपीएन रजिस्टर्ड, और उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। अच्छा, तो मैं ये इस पे, इस वजह से हाँ, मैं एक आपने नुक्ता इसका दिया, मैं ज़रा जिब्रान से एक पॉइंट इस पे ले लूँ। क्या आपको लगता है कि हुकूमत अचीव कर रही है, और हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बेहतर है शायद मैं रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये जो इस तरह के आइडियाज़ हैं ये पिछली हुकूमत के पास भी थे, इस हुकूमत के पास भी हैं, इन आइडियाज़ का कोई एंड नहीं नज़र आता मुझे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और देखिए, हमें इसको इस पस मंज़र में देखना है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के वजह से वजूद के अंदर आई। 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे सामने है। फिर हमें पता है कि इस हुकूमत को बनाने के बाद, पार्लियामान में आने के बाद जो कानून साजी हुई, जिसमें सबसे अहम 26वीं तरमीम है, उसमें भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शामिल है कि जब आपके सिटिंग सेनेटर्स और एमएनएज ये आके बयान दें कि हमें अगवा कर लिया गया था, या हम गायब थे, या हमें ज़दोकोब किया गया और हमने मजबूरियों के तहत जो है वो वोट कास्ट किया है इसमें। फिर हम इस बात पे आए कि जब इस 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बात होना शुरू हुई, और ख़ास तौर पे 17 फरवरी को रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की गई, तो उसके बाद हमने जो सहाफ़ियों का, जो सियासतदानों का, जो अशराफिया का, जो आम आवाम का, जो लिटरेरी सोसाइटी का, जो स्टूडेंट्स का एक कॉमन फोरम है कम्युनिकेट करने का, फेसबुक या इंस्टाग्राम से अगर उसका मवाजना किया जाए तो वो ट्विटर एक्स है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। और अब हमें कहा जा रहा है कि अब जो वीपीएन है, जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आम आवाम बल्कि हमारे वजीर आजम भी वीपीएन इस्तेमाल करके एक्स और ट्विटर पे जाके जो है वो ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं कि वो सदर यूएस मुंतखब हो गए हैं, तो अब उसको बंद करने की बात की जा रही है। चूंकि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम वही सुनना चाहें जो हम चाहते हैं और अवाम वही कहे जो हम चाहते हैं, बल्कि अगर कोई जुर्रत करके, हिम्मत करके अपने जहन के मुताबिक अपनी सोच का इजहार कर रहा है, तो वो कौन है और वो कहाँ बैठा है। अगर वीपीएन उसका रजिस्टर हो जाएगा या पीटीए का मंजूर शुदा वीपीएन होगा तो हम उसकी लोकेशन भी आराम से ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बात कुछ थोड़ी सी टेक्निकली रिडिकुलस नहीं लगती कि एक तरफ आप कहते हैं, जाहिर है वीपीएन सभी को पता है कि वीपीएन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह के एक्सेस से या इंफॉर्मेशन को मास्क करने के लिए आप बचना चाहते हैं, वो पीटीआई अब कह रही है कि हमारे पास आके रजिस्टर कराएं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मशवरे इस तरह के दे रहा है कोई भी, टेक्निकली भी ये बड़ा मज़ाक़ा खेज है? लेकिन बात नहीं है कि हम वीपीएन इस्तेमाल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम वीपीएन इस्तेमाल ही क्यों करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई पीटीए रजिस्टर्ड वीपीएन होगा तो वो ब्लास्फेमस कंटेंट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो उसके जरिए वैसे ही नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप उन्हीं वीपीएन को रजिस्टर करेंगे जो कि ये कंटेंट ब्लॉक करते हैं। और अगर आप इसलिए वीपीएन इस्तेमाल करें कि चलें अगर आपने एक्स या सोशल मीडिया की कोई और वेबसाइट इस्तेमाल करनी है और वो पाकिस्तान में बंद है, तो फिर आप वीपीएन की इजाजत ही क्यों दे रहे हैं उस चीज को ब्लॉक करने के लिए जो पाकिस्तान के लिए मुजरे सेहत, मुजरे जमहूरियत बताई जा रही है। तो ये बात सिर्फ इतनी है कि आपने निगाह रखनी है, आपने हर एक फर्द का हिसाब लेना है कि वो किस मकाम पे बैठ के, किस लोकेशन पे, किस मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस से अपनी राय का इजहार कर रहा है। क्योंकि अगर वो राय हमारे मुताबिक नहीं है, अगर वो राय हमारा बबल बस्ट करती है, क्योंकि हम एक खुद फरीबी में रहते हैं जहां हम ये मनवा रहे हैं लोगों से जबरदस्ती कि आप माने कि हम इस जमीन के मालिक हैं, हम इस कौम के मालिक हैं, हम इदारों के मालिक हैं, हम निज़ाम के मालिक हैं। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं आप मालिक नहीं हैं, मालिक अवाम हैं, आइन कहता है कि विल ऑफ द पीपल अंडर द कुरान एंड सुन्ना उसको फॉलो किया जाएगा, तो ऐसे किसी भी इंसान को फिर उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए या उस पर पर्चे काट दिए जाएं, ये सिलसिला जो है सिर्फ किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और सियासी पार्टी तक नहीं है रुका हुआ,
जितने भी लोगों ने जिनका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से हो या किसी तंजीम से हो या इनफरादी तौर पे जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जो उन इश्यूज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जैसे कि एक्स की बंदिश हो गई, जैसे कि 26वीं तरमीम हो गई, जैसे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो गया, उनको बाशमूल मेरे रिस्ट्रिक्शंस का सामना हुआ है, गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम का सामना हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। और इसका हल क्या, कुछ वो भी जानेंगे अपने मेहमानों से। यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल, जो अब इसका हल है वो भी बताइए कि क्या हल करेंगे अगर पीटीए ये क्रैकडाउन ख़त्म नहीं करती और ये क्रैकडाउन जारी रहता है वीपीएन के ऊपर, तो फिर क्या सूरत हाल निकलेगी? देखिए, जैसे कि ये बात बिल्कुल सही है कि वीपीएन के ऊपर क्रैकडाउन बेशक वो करते रहे। दूसरी बात ये भी है कि वीपीएन को ब्लॉक करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि वीपीएन एक ऐसी चीज है जो कि अपना आईपी एड्रेस उनका चेंज होता रहता है। तो इसलिए वो बेशक रजिस्टर्ड वीपीएन ले आए, फिर भी वीपीएन हमेशा कोई, देखिए बहुत सारे मुल्कों में रजिस्टर्ड वीपीएन आए, ठीक है, दुबई में रजिस्टर्ड वीपीएन आए, और सऊदी अरेबिया में आए, इवन चाइना में, चाइना इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे भी अगर आप चले जाएं ऐसे वीपीएन हैं जो आप चाइना में यूज कर सकते हैं, जो आपको एक्सेस अलाउ करते हैं टू ऑल दोज थिंग्स जो कि चाइना अलाउ नहीं करता। तो इसलिए ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है कि वीपीएन ब्लॉक करने से या रजिस्टर्ड वीपीएन करने से अनरजिस्टर्ड वीपीएन खत्म नहीं हो जाएंगे। अनरजिस्टर्ड वीपीएन फिर भी चलते रहेंगे। नुकसान सिर्फ ये होगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो रिमोट वर्कर्स यहाँ पे हायर करती हैं, उनको हायर करना छोड़ देंगी क्योंकि वो अपना वीपीएन रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो इसके नुकसान इकोनॉमिकली बहुत सवेयर नुकसान हो सकता है, और जो चीज आप स्टॉप करना चाहते हैं वो फिर भी स्टॉप नहीं होगी, ये मैं बता दूं। जी, मैं इसी बात की तरफ आ रही थी। तो क्या मुनासिब ये नहीं है कि आप इंटरनेट को खोल दें, जिन जिन वेबसाइट्स को आपने बंद किया वो उनको खोल दें, जिसकी वजह से वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है? यानी कि आपने ट्विटर को क्यों बंद किया है? आप वज़ीर आज़म साहब खुद ट्विटर पे आके ट्वीट्स करते फिर रहे हैं, हुकूमत सारी आके ट्वीट्स करती है। ये भी तो मतलब इस मुल्क के साथ भी एक मजाक ही है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी वाइज मैं बात करूं तो आप किसी चीज को अगर आपने ब्लॉक किया है तो ऑब्वियसली फिर उसको आपको अपनी बात को फॉलो करना चाहिए। मगर अगर आप खुद भी वीपीएन यूज करके उस पे कुछ ना कुछ उसे यूज कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है उस रूल के अंदर। खुद भी एक एग्जांपल सेट हो रही है कि वीपीएन यूज करके उस वेबसाइट को फिर भी एक्सेस किया जा रहा है। तो एक एग्जांपल तो सेट हो रही है कि ब्लॉक चीज को एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन यूज करके। सही जिब्रान, जाहिर है ये भी तो एक रियलिटी है कि जिस तरह की झूठ और अफवाह साजी और जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह के इदारे के खिलाफ हो, यानी कि वो भी तो एक रियलिटी है, वो भी तो एग्जिस्ट करता है। उसका क्या इलाज करें? मुझे बता दीजिए कौन से साइबर अटैक से आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को और आईटी सेक्टर को नुकसान हुआ है? मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद इंटरनेट बंद करती है या या यूट्यूब पे पाबंदी लगाती है तो हमारी आईटी सेक्टर को नुकसान हुआ है। मगर अभी तक कोई ऐसा बड़ा साइबर अटैक तो नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर जिससे हमारी मईशत तहस नहस हो गई हो, या किसी की फेक न्यूज की वजह से जो किसी इलेक्शन में रिगिंग आ गई हो, या किसी की फेक न्यूज की वजह से किसी जज की तैनाती रुक गई हो, या किसी जर्नल की प्रमोशन रुक गई हो। आप 24 करोड़ के मुल्क में रहते हैं, 24 करोड़ लोग सच्चे तो नहीं हो सकते ना। झूठे लोग हर माशरे में होते हैं, झूठे लोग झूठ भी बोलेंगे, सच्चे लोग सच भी बोलेंगे। बात ये नहीं कि आप सच और झूठ में फर्क करना चाहते हैं, बात है कि आपका एक बयानिया है, वो जितना हद तक सच है और जितना हद तक झूठ है, आप चाहते हैं कि लोग उसी को टू द टी फॉलो करें, उससे आगे पीछे ना हटें। एक लम्हे के लिए मानिए कि चलें जो ये सोच रखते हैं कि इस तरह से बंद करना इस रियासत के मफाद में है और जो रियासती मफाद के खिलाफ मवाद है वो तो रुक तो नहीं रहा कुछ भी, यानी कि जिन्होंने राय देनी है वो राय दे रहे हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बजाय इसके कि आप सही मालूमात की रसाई को मुमकिन बनाएं, आप डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को काउंटर करें किसी सेहतमंद तरीके से। आपको लगता है कि हर चीज़ को बंद कर देना, हर चीज़ को के ऊपर बैन लगा देना, ये इलाज है सारे मसले का? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। हम एक हुकूमत है जिसकी बुनियाद ही मिस इन्फॉर्मेशन पे है।
एक हुकूमत है जिसकी कारकर्दगी की बुनियादी मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, एक निज़ाम है जिसको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत जमहूरी निज़ाम कहा जा रहा है, एक अदलिया है जिसको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत आज़ाद कहा जा रहा है, हम्म। इदारे हैं जिनको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कहा जा रहा है कि वो अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं, और एक आज़ादी है आम शहरी की जिसको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत पे कहा जा रहा है कि उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है, जबकि वो कहीं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एक आखिरी जो चीज़ है वो भी बताइएगा। ज़ाहिर है आप आईटी सेक्टर के साथ काम करती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ भी। जो इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक बयान आया सामने, उसको आप कैसे देखती हैं? उन्होंने कहा जी वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, यानी कि ये भी पाकिस्तान में एक मसला है कि हर चीज़ के ऊपर हमने उसको एक मजहबी एंगल भी देना है। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस हवाले से कहा। बहरहाल उन्होंने वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया। उन्हें ये कहना चाहिए था कि इस तरह की वेबसाइट्स देखना या पॉर्न देखना या फिर गैर अखलाकी चीजें देखना ये गैर शरई है, जो कि वाकई गैर शरई है। वो तो है। मगर वीपीएन का इस्तेमाल किस तरह गैर शरई है ये मुझे नहीं समझ आया। तो ये उनको आके ये वजाहत करनी पड़ेगी कि वीपीएन का इस्तेमाल जो है, क्योंकि वीपीएन सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, वीपीएन मैंने आपको पहले बता दिया बहुत सारी और चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहले उनको ये वीपीएन भी का वजाहत इस्तेमाल करनी किस पड़ेगी कि उनको समझ भी है कि वीपीएन क्या होता है, ये क्या नहीं होता। मतलब ये भी ज़ाहिर है एग्जैक्टली तो उनसे। वीपीएन जो है उसका इस्तेमाल किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से मेरी पर्सनल राय के मुताबिक किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से गैर शरई नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता इस तरह का गलत गैर अखलाकी वेबसाइट्स को देखना और गैर अखलाकी चीजें देखना और बेहयाई वाली चीजें देखना वो तो जाहिर है गैर शरई है, और हर कोई इस पे तो किसी का कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया कमल चीमा और जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी जी। ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे डीजी मेट और डॉक्टर एजाज। उनसे बात करेंगे स्मोक के इशू के हवाले से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात मेहरजाद साहिब, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अहमद जो कि माहिर हैं माहौलियात के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। महर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में अगर आपसे करूं, सबसे ज़ाहिर है पहले हम धुंध की बात करते थे, धुंध और स्मोक में फ़र्क क्या है? और अब तो लाहौर में और गिरदोनवाह में धुंध का भी आगाज़ हो गया है, तो ये कितना इंटेंस प्रॉब्लम हो जाएगा और वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? जी असल बात जो है फॉग तो होती थी पहले कि जी जब नमी का तनासब 90% से ज्यादा हो जाता था और विजिबिलिटी जो थी 1 किलोमीटर से ड्रॉप कर जाती थी, तो ये हमारा फॉग का क्राइटेरिया होता था कि जी हम कहते थे कि ये फॉग है। और फॉग टोटल जो है वो नमी के तनासब पे यानी आप कह लें कि जी वो जमीन के साथ, और उसका भी एक इन्वर्जन फैक्टर होता है कि जी जब जमीन जो है वो ठंडी हो जाती है और नॉर्मली जो है वो दूसरा आपका एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो फिर वो जो है वो तकरीबन फिनोमेना बनता है। यानी आपके जो पार्टिकल हैं, जमीन ठंडी हो तो ऊपर वो लटके रहते हैं, यानी वो हमें तो नजर नहीं आते लेकिन वो लटके रहते हैं, और वो फिर इतना ज्यादा नमी होती है कि जी आपको विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही होती है जी। अब स्मॉग जो है एक्चुअली स्मोक और फॉग का लफ्ज जो है वो मिल के दोनों से फिर जो निकली एक नया फिनोमेना वो स्मॉग है। ये पूरी दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है। और स्मोक आपको पता है कि ये ज्यादा गैसेस पे मुश्तमिल होती है, यानी आपकी जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड होगी। इनमें कुछ तो ये हैं कि जी फसलों के जलाने से भी हो जाती है, कुछ गाड़ियों का धुआं जो है वो भी इसका फैक्टर बनता है। फिर हमने जो एसी लगाए हुए हैं उनका भी जो गैसेस का इखराज होता है वो भी होता है। तो इस तरह कई अवामिल जो है वो मिलके ये चीज बना देते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर स्मोग एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अगर मैं साइंटिफिकली पूछूं तो अब कहा यह जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारा पूरा सिस्टम है, और बिल्कुल अगर पंजाब में पूरे मुल्क में ही बात कर लें तो बिल्कुल एक फ्लॉड सिस्टम है जिसमें गाड़ियों की सर्विस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मैकेनिज्म ऐसे नहीं है कि जो गाड़ियाँ जो हैं वो खस्ता हाल हैं, जो ज़्यादा आलूदगी का बायस बन रहा है, जिन गाड़ियों का धुआं उनको रोका जाए किसी तरीके से। तो आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ क्योंकि जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो कहती है 83% गाड़ियों के धुएं की वजह से स्मोक का इशू बना हुआ लाहौर में और दीगर शहरों में? ऐसे ही है। ये जो स्टडी हुई थी अर्बन यूनिट की, आज से जो 3 साल पहले गालबन हुई थी, अभी कल परसों दोबारा इसको हाईलाइट किया गया
कि 83% से ज़्यादा जो है इशू जो है, जो एयर पोल्यूशन एमिशंस जो हैं, वो उसका जो सोर्स है वो व्हीकुलर एमिशन है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो व्हीकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो तो लेना लाजमी होता है हर साल हर गाड़ी को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़ुमरे में आती है। लेकिन वो कैसे पास हो जाता है ये 25-30 साल पुरानी गाड़ियों का, ये स्टिल वेरी अनक्लियर। इसी तरह जो व्हीकुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ये आज से 3-4 साल 5 साल पहले गालबन ये शुरू हुआ था। और इसमें बहुत सारे जो शहर हैं पंजाब के, इसमें स्टेशंस बनने थे जिसमें गाड़ियों ने आना था और वो उसको चेक करना था। लेकिन वो सिस्टम बस 1-2 साल चला, गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, तो उसमें वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ा। वो एक बहुत अच्छा सिस्टम था जिससे वो जो है हर 6 महीने बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर रिक्शा, चिंजी और उसके साथ साथ जो बसेज हैं, इनको जो है हर 6 महीने बाद सर्टिफिकेट लेना होता था। और ये स्टेशन जैसे लाहौर में कोई 3-4 स्टेशन से ऐसे जो बने हुए थे, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जो बन रहे थे, और उसके साथ कोई तकरीबन 36 मुख्तलिफ जो शहर हैं उसमें ये बनने थे। ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो है उसको अच्छा, पता नहीं क्या बना उसका। मेहर साहब, इसका कोई शॉर्ट टर्म हल है? शॉर्ट टर्म तो यही है कि जी एक तो मेरा ख्याल है कई मुल्कों में जैसे ये हमारे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे उन्होंने स्मोक टावर लगाए हुए हैं कि जी वो इसको कर लेते हैं। लेकिन हमारे तो शहर बहुत बड़े बड़े हैं, कितने कम लगाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पे तो यही है कि जी हम इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अब ये शॉर्ट से निकल गया हुआ है। आप फर्ज करें कि शॉर्ट टर्म हम करते हैं जी, लॉकडाउन भी करेंगे, फर्ज करो जी आप गाड़ियां भी स्टॉप कर देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक ये इसने पूरा जो एक ना वो अपना रास्ता इतना बना लिया हुआ है कि अब इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे मौसम जो है वो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो होता है पोस्ट मानसून सीजन होता है। नमी काफी ज्यादा होती है क्योंकि मानसून के सीजन के बाद हम एक ड्राई स्पेल की तरफ जा रहे होते हैं। हाई प्रेशर एरिया होता है और वो वही बना रहता है, साथ उसके को मिट्टी होगी या स्मोक होगी, तो ये फिर नमी के तनासब के साथ मिलकर स्मोक बन जाती है। ये जितनी गैसेस मैंने आपको बताई हैं ये सारी खतरनाक गैसेस हैं जो कि अगर इंसानी तनफस में आपके फेफड़ों को इफेक्ट करती हैं। अगर फेफड़े खराब हैं तो आपके दिल को भी ये इफेक्ट करती हैं। फिर मेंटल टॉर्चर आपको होता रहता है। यानी सही। डॉक्टर साहब, अभी डीजी मेट साहब जो है वो ज़ाहिर है साइंटिफिकली बता रहे थे कि कौन कौन सी गैसेज हैं और नमी और हवा में क्या तनासुब है जिसकी वजह से ये मामला ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। लेकिन एक जो वजह बार बार जिसका जिक्र किया जाता है वो ये है कि किसान जो हैं वो इंडियन पंजाब की तरफ और हमारे पंजाब की तरफ फसलें काटने के बाद उनको जलाते हैं, उसकी वजह से वो कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि जो स्मोक के लिए ऐड ऑन कर रहा होता है? मेरा ख्याल में ये नंबर 3 जो है वो फैक्टर होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और जो ये ब्रिक किल्न्स हैं, जो भट्टे हैं, ये इनका ज्यादा किरदार है क्योंकि ये तो चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये जो ये स्टबल की बर्निंग होती है, जो राइस की जो क्रॉप है इसको जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद ये शुरू होती है, तो ये भी एक फैक्टर है। और इत्तेफाक ऐसा है कि इंडिया से जो विंड की मूवमेंट है वो आजकल जो है वो वहाँ से नॉर्थ वेस्ट जो है वो उसकी मूवमेंट है, जो कि अगर दिल्ली या पंजाब से वो ईस्ट से एंटर होती है और वेस्ट में हमारी तरफ जो है वो आती है, वो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी यही काम होता है, वहाँ पे भी वो जलाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी चेंज आई है कि वो एक हैप्पी सीडर या इस तरह की वो टेक्नोलॉजी है, वो उसमें ये है कि चूंकि गंदम की फसल को काश्त करना होता है तो किसान ये करते हैं कि वो अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो मशीन है, उसमें ये है कि वो स्टबल को बजाय इसके कि वो जलाएं या उसको वो काटें, वो उसको उसी के अंदर हल में चल जाती है और उससे जो है वो जो जमीन है उसको खुराक भी मिलती है क्योंकि ये जो स्टबल हैं इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल को एनरिच करते हैं। सही। मेहर साहब, जो जाहिर है इसमें एक बुनियादी सवाल तो ये भी लोग पूछते हैं कि पंजाब और पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इसका इतना ज़्यादा असर हमें क्यों नज़र आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि दीगर जो मुल्क के हिस्से हैं वहाँ नहीं है स्मॉग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन लाहौर और मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पर इतना ज़्यादा इशू क्यों है? अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जी इसका तल्लुक जो है वो तकरीबन इसके साथ नमी के साथ है।
हमारा ये पूरा पंजाब का एरिया जो है ना, ये आप कह लें कि सब बड़ा सरसब्ज इलाका है, बड़ी फसलें होती हैं, बड़ा इस तरह ये नमी का तनासब, अब जहाँ पे फसलें होंगी या ये होगा माहौल, तो नमी का तनासब ज्यादा होता है। अच्छा। तो इस वजह से हमारे शहर जो उसके अंदर आ जाते हैं, शहरों में जो है आपकी ट्रैफिक जो है वो बेहंगम है, कोई उसका नहीं है, और वो फिर शहरों का धुआं साथ मिल के जितना भी है, तो वो सारा इस तरह वो हमारे शहरों को इफेक्ट कर रहा है। मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो इक़दामात करने की कोशिश हो रही है, लॉकडाउन हो गया, फिर हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है जो पुरानी गाड़ियाँ उनको इस्तेमाल उनका तर्क नहीं किया जाता, जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में है कि कुछ सालों के बाद आपकी गाड़ी की या आपकी बाइक की जो लाइफ है वो एक्सपायर हो जाती है। यहाँ पे तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जो कोशिशें हो रही हैं, इनसे स्मोक का प्रॉब्लम हल हो सकता है? देखें जी, मैं आपको एक बात सीधी सी बता दूं कि ये अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चला गया है, ये शॉर्ट टर्म पे, ये 2012 से पहले ये फिनोमेना नहीं होता था। ठीक है, अब आपके पास आपके जितने भी हैं कोयले के प्लांट्स हैं, आपके ये इस पे फ्यूल पे प्लांट्स हैं, वो भी, उनका भी बड़ा रोल है। तो ये चीजें जो है ना, यानी देखें, चाइना ने अगर काबू पाया है ना, तो चाइना ने अपना कोल टेक्नोलॉजी पे कन्वर्शन दूसरी पे इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ गए। गाड़ियों को तो इस तरह किया जा सकता है, और बाकी जो है अभी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। वक्ती तौर पे अगर करेंगे तो वो इतना ज्यादा नहीं असर होगा, लेकिन ये है कि जी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन जो है उन सर्दी का मौसम आएगा, और फिर कोई वेस्टर्ली वेव हवा अगर चल जाती है ना, तो फिर आपका सिलसिला जो है ना वो ठीक हो जाता है। जो ओवरऑल हमारा जो क्लाइमेट चेंज का पूरा एक फिनोमेना है, इस वक्त सारी दुनिया ज़ाहिर है उससे मुतासर हो रही है, और हम 10 बड़े मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों से, तो उसका भी आपको लगता है कि एक वो भी एक पहलू है जिसकी वजह से ये स्मोक का इशू पिछले कोई 20-22 बरसों में बहुत ज़्यादा हो गया है? क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल इसमें कंट्रीब्यूशन जनरली तो है, लेकिन ये है कि ये जो इशू है ये बड़ा ही स्पेसिफिक है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो उसका जो सिनेरियो है, उसके जो पिक्चर है वो बड़ी ब्रॉड है, जबकि ये बड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अभी तो इस वक्त पंजाब के और थोड़ा बहुत केपी में जो है ना ये इसमें वो शामिल है। अगर ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से होता तो फिर ये कराची और बाकी जो शहर हैं सिंध और बलूचिस्तान में भी वो उसको मुतासिर उस हिसाब से करता। ये एक लोकलाइज्ड है। अच्छा, तो इसमें इसका कोई शॉर्ट टर्म हल आप समझते हैं? क्योंकि जाहिर है जिस तरह की पाबंदियों की हुकूमत पंजाब कोशिश कर रही है, लोग तो को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं हैं, और इन पाबंदियों से भी ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर रुक जाएगी और लॉकडाउन लग जाएंगे तो वो भी कोई हल तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल हल नहीं है। देखिए लॉकडाउन से क्या होता है, हवा तो वो घर में भी आती है, हवा तो बाहर भी है, घर में भी है, बस ये है कि आप थोड़ा सा उसको महदूद कर लेते हैं आप लॉकडाउन से कि जी हमने दरवाजे बंद कर ले, खिड़की अगर बंद कर ली, लेकिन अंदर तो वो एंटर हो रही है। ठीक है, वो शायद उसकी वो जो क्वांटिटी हम इनहेल कर रहे हैं बाहर उस तरह नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इसके शॉर्ट टर्म, असल में हमें थोड़ा सा जो है ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि पिछले जो 20-25 साल से चूंकि हमने इस चीज को इग्नोर करते रहे और ये बढ़ता जा रहा है, और अभी जो सूरत हाल है वो नाकाबिले यकीन है कि 1000 एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चले गए, जो कि जहाँ पे जिंदगी नामुमकिन जो है वो हो जाती है। तो अगर हम ये इनहेल कर रहे हैं रेगुलर तो जाहिर है कि इसका अल्टीमेट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो असर पड़ेगा, लेकिन इसका हल क्या है? जी, हल यही है कि जो इसके जो रूट कॉजेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जिस तरह ट्रांसपोर्ट अगर जो है उसको हमारा ऑयल जो है, ऑयल की क्वालिटी, हमारा जो गाड़ियों की जो सर्विसिंग है, हमारे जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो गाड़ियों में है, उसको किस हद तक जो है वो देखा गया है। तो एक उससे शुरू करें। हमने भट्टों को काफी हद तक बेहतर कर दिया, जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें ले आए। इंडस्ट्री को अभी भी ये जो है उसको मैनेज करने की जरूरत है, जो उसके एफ्लुएंट हैं जो वो फेंक रहे हैं बाहर, उनको कंट्रोल करें। और हम जो है किसी शराफत से बात नहीं समझते, थोड़ा सा डंडे की जो है ना वो जरूरत भी है। उसके साथ साथ के लोगों तो आपको लगता है कि जुर्माने हों इंडस्ट्री में भी जो कोई गैर कानूनी, बिल्कुल ठीक है, गाड़ियों के या और इंडस्ट्री के और जो भी जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, जो इसको जो फैला रहे हैं, उनके साथ जो है वो ऐसा सलूक जरूर करना चाहिए। तो इंडिया से जो है वो हवा जो धुंध आलूद या आलूदा हवा आने का मामला है इंडियन पंजाब की तरफ से, वहाँ के
सीएम कहते हैं जी कि दिल्ली वाले भी उठते हैं, हमें कहते हैं कि आपकी तरफ से आलूदा हवा आ रही है, और लाहौर वाले भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि आपकी तरफ से आ रही है। तो ये कितना बड़ा एक फैक्टर है सारे? देखें, ये आपका जो ईस्टर्न पंजाब है, वहाँ पे मेरा ख्याल है उनके पास चावल की फसल जो है ना वो ज्यादा काश्त होती है। बिल्कुल दिल्ली और लाहौर के आप समझ लें कि वो दरमियान में ही तकरीबन पड़ता है, और हवा घूमती रहती है, यानी इसके दरमियान असल में ये फिनोमेना अगर फसलों की बाकियात वाला लिया जाए ना, तो ये सिर्फ 1 महीना हमें ज्यादा तंग करता है। जैसे आजकल जो ये चावल की कटाई खत्म होगी तो उसके बाद अगर वो कर लेते हैं जो बाकियात उसकी होती हैं, तो फिर ये सेटल हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि दिसंबर तक ये चीज खत्म हो जाएगी, स्मोक खत्म होके फॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब फॉग भी जो है ना वो उसमें भी कोई थोड़े बहुत तो एलिमेंट रह ही जाते हैं, या धुआं तो हर वक्त मौजूद होता है। तो जैसे क्या मसनूई बारिश इसका हल हो सकता है? क्योंकि मसनूई बारिश के लिए कुछ रिसर्च भी पाकिस्तान में हो रही थी, कुछ यूनिवर्सिटीज में। देखें, तो तजुर्बा भी करने की मसनूई बारिश जो है वो वक्ती तौर पे हो सकती है। वो भी अगर उसके साथ हवा चलेगी को थोड़ा बहुत, तो फिर वो उसको उड़ा के ले जाएगी। वरना जो है ये अगर बारिश हो जाए और हवा ना चले तो वो ज्यादा बल्कि नमी का तनासब हो जाता है जी, तो वो फिर ज्यादा तंग करेगी। थैंक यू डॉक्टर एजाज, थैंक यू मेहर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी माहिरीन की। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।